Hello and welcome to my channel. So finally, I'm back with another video. And before starting this video, first of all, I would genuinely like to thank you all because मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे इतनी जल्दी 100 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे एंड आई एम जस्ट ग्रेटफुल ग्रेटफुल बोलना भी मेरे लिए एक बहुत ही जो मैं फील कर रही हूँ उसको डिस्क्राइब करने के लिए छोटा टर्म है बिकॉज आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू ऑल फॉर गिविंग मी दिस लव दैट आई डिडंट एक्सपेक्ट आई वुड गेट एंड अदर देन दैट आई जस्ट वॉन्ट कि इफ यू वॉन्ट कि मैं जल्दी जल्दी वीडियोज डालूं तो मेरे को मेरी वीडियोज के नीचे कमेंट चाहिए प्लस लाइक्स भी चाहिए और obviously subscribers भी I want because I just want to earn money through YouTube other than spreading knowledge. And on that note, without any further ado, let us just get started with today's video. सो एज यूजुअल आपके पास जो आपका ये थर्ड सेमेस्टर है इसमें 3 कोर सब्जेक्ट्स हैं राइट। तो आपका जो सबसे पहला कोर सब्जेक्ट है दैट इज योर रोमांटिक लिटरेचर। फिर रोमांटिक लिटरेचर जब आप पढ़ लेते हो तो आपके पास आता है आपका डीएससी नंबर 8 दैट इज योर विक्टोरियन लिटरेचर एंड फिर फाइनली आपके पास आता है आपका डीएससी नंबर 9 दैट इज योर लिटरेरी क्रिटिसिज्म राइट। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि जब आपने अपना सेमेस्टर 1 पढ़ा था, ठीक है, बीए इंग्लिश ऑनर्स में, तो आपको बेसिकली एक फाउंडेशन रख करके दे दिया गया था कि आपको पता लगे कि हाउ यू आर सपोज टू रीड लिटरेचर। क्योंकि उस पर्टिकुलर वाले सेमेस्टर में आपके पास नॉवेल थी, आपके पास एपिक्स भी थे और आपके पास पोम्स भी थी, आपके पास प्ले भी थे और आपके पास एसेज थे जो कि आपका बेसिक फाउंडेशन रख रहे थे कि आपको कौन सी चीज किस तरीके से पढ़नी है राइट। नाउ इफ यू रिमेंबर योर लास्ट सेमेस्टर दैट इज योर सेमेस्टर 2, तो उसने आपके पास एक जो मिडिल एक टाइम पीरियड था, ठीक है, कि आपको चौसर पढ़ाया, ठीक है, फिर चौसर के बाद आपको पूरी जैकोबियन एज के प्लेस भी दिए जा रहे हैं, शेक्सपियरियन प्लेस भी दिए जा रहे हैं एंड देन आपके पास 18th सेंचुरी का आई थिंक रेप ऑफ द लॉक है। तो आप खुद से सोचो कि आपने सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 2 तक एक काइंड ऑफ टाइम पीरियड देखा है, ग्रीको रोमन पीरियड देखा है, फिर एज ऑफ चौसर देखी है और आपने ऐसे करते करते 18th सेंचुरी जो आपका इनलाइटनमेंट का पीरियड था वो भी आपने देख लिया है, ठीक है। बट इस पर्टिकुलर सेमेस्टर में आप जा करके पढ़ते हो कि जब ये एज ऑफ एनलाइटनमेंट आपकी 18th सेंचुरी खत्म हो गई थी तो उसके बाद क्या आया, उसके इमीडिएटली बाद आई आपकी रोमांटिक एरा, ठीक है। नाउ रोमांटिक एरा से पहला रोमांटिक एरा से पहले जितना भी कुछ चल रहा था, ठीक है, ये सब आई थिंक मुझसे अच्छे से इस पॉइंट पे आप जानते होंगे जो आप अब थर्ड सेमेस्टर में नए नए आए हो और आपने सेकेंड सेमेस्टर नया नया खत्म किया है, ठीक है। मतलब उस टाइम पर पे जो कुछ एक तो सबसे पहले तो एक ये था कि भाई जब प्लेग आया था तो इतनी सारी डेथ्स हुई थी, फिर उसके टाइम पर पे उसके ठीक बाद देयर वाज दिस डार्क एज जिसमें कुछ लिटरेचर प्रोड्यूस नहीं हो पाया था एंड देन कम्स योर रेनेसा कि जिसमें अब फाइनली लिटरेचर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। बट ये पूरा कैसा टाइम था जिसमें जब साइंटिफिक इन्वेंशंस आ तो रहे थे बट रिलीजन का बहुत ही ज्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल था, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था राइट। और लोग ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाते थे क्योंकि रिलीजन इतना ज्यादा डोमिनेटिंग था। बट वेन यू एक्चुअली एंड मतलब नॉट एंड बट वेन यू एक्चुअली कम टू एन एंड ऑफ योर 18th सेंचुरी तो आप देखोगे कि अब इस 18th सेंचुरी के एंड के बाद एक नया पीरियड स्टार्ट होता है जिसको आप रोमांटिक एरा बोलते हो। और इस एरा की सबसे ज्यादा खास बात ये थी कि ये एरा फाइनली नेचर के बारे में बात कर रही थी, ठीक है। जो आप इतने टाइम से पढ़ते थे कि ऐसा हीरो है, इस हीरो ने ये क्या है, कुछ लेजेंडरी काम हो गया है, एक मेन इवेंट होना चाहिए, अब ये सारे के सारे आइडियाज को उठा करके साइड पे रख दिया था और बोला था कि नहीं, वी आर एक्चुअली गोइंग टू लुक एट द नेचर कि हमें नेचर क्या दे रहा है, एक ह्यूमन का कनेक्शन नेचर के साथ क्या है। अदर देन दैट इस पर्टिकुलर एरा की मेन बात ये थी कि इसमें इमेजिनेशन को बढ़ावा दिया था, ठीक है। मतलब आई थिंक जब आप अपना सेमेस्टर 3 स्टार्ट करोगे तो आप एक प्रॉपर एक प्लीज आइडिया लेना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ लिटरेचर जिसमें आपको पता हो कि रोमांटिक एरा में कितने चेंजेस आए थे, ठीक है। आई थिंक इफ आई एम ट्राइंग टू रिकॉल, रूसो की एक बुक आई थी जिसमें उन्होंने ये आइडिया दिया था कि एक बच्चा है, वो बच्चा अपनी कुछ मेंटेलिटी के साथ पैदा होता है एंड सोसाइटी जो है उसको इतनी सोफिस्टिकेशन में रख के काइंड ऑफ कैद कर देती है कि उसकी इमेजिनेशन, उसके अंदर की क्रिएटिविटी सारी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो जब ये रोमांटिक एरा आई थी तो यही चीज लोगों ने खत्म करने का बहुत बढ़ावा दिया कि
जो कुछ हम 18th सेंचुरी तक देखते आए हैं, जितना हम 18th सेंचुरी में सोफिस्टिकेशन जी के आए हैं, नाउ वी डोंट वांट दिस एंड नाउ वी वांट टू काइंड ऑफ प्रमोट दिस इमेजिनेशन कि बच्चे की इमेजिनेशन उसकी ग्रोथ के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एंड अदर देन दैट वही द कनेक्शन बिटवीन नेचर एंड ह्यूमंस। और नेचर मैं कैसे बोलूँ कि इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसलिए जब आप रोमांटिक एरा पढ़ोगे भी, तो रोमांटिक एरा के आप जो भी पीस ऑफ लिटरेचर उठाओगे उसमें कहीं ना कहीं नेचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपको देखने को मिलेगा। एंड देन जब आपकी रोमांटिक एरा खत्म होती है तो आती है आपकी फिर से द विक्टोरियन एरा। एंड विक्टोरियन एरा, आई एम टेलिंग यू, दिस इज समथिंग यू कैन नॉट टेक लाइटली, बिकॉज जब आप सेमेस्टर 5 में आओगे तो आपको डायरेक्टली देखने को मिलेगा मॉडर्निज्म। एंड नाउ मॉडर्निज्म की जो फाउंडेशंस है कि मॉडर्निज्म क्यों आया, तो वो कहीं ना कहीं आपके विक्टोरियन एरा में जाकर के छुपी हुई है। ठीक है, तो विक्टोरियन एरा इज दैट इंपॉर्टेंट कि आपको आगे भी कब आएगा। सो विक्टोरियन एरा वाज एन एरा जहाँ पे नॉवेल्स जो है सबसे पहली बार इमर्ज हुई थी। अदर देन दैट, जब नॉवेल सबसे पहली बार इमर्ज हुई तो प्रिंटिंग प्रेस भी पहले एग्जिस्ट करती थी, बट अब इस टाइम पर पे जो है ये प्रिंटिंग प्रेस का यूज ज्यादा होने लगा था, तो बुक्स ज्यादा छप रही थी, रीडरशिप ज्यादा हो रही थी। ठीक है, अदर देन दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत जोरों शोरों से चल रहा था। ठीक है, सो दिस वाज अ टाइम जहां पर पे सबसे इम्पोर्टेंट चेंज, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा। एक जापानीज टर्म है काइजन, KAIZEN, काइजन, जिसका कहीं ना कहीं एक मतलब निकल के आता है विच इज चेंज फॉर बेटर। ठीक है, तो विक्टोरियन एरा ये एक ऐसी एरा था जिसमें आपको ये चेंज देखने को मिला था। नाउ ये चेंज कैसा था, लेट मी टेल यू। पहले एज आई टोल्ड यू कि रिलीजन बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग था, जिसमें कि एक आइडिया होता था, एक ट्रुथ होता था कि भाई ये है और ये आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, बट अब रिलीजन के साथ साथ क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन इतनी ज्यादा स्केल पे हो रही थी, तो अब साइंस आ गई थी। ठीक है, इंडस्ट्रीज, मशीन्स, तो लोगों का दिमाग दूसरे लेवल पे चल रहा था। ठीक है, एंड पीपल वर क्वेश्चनिंग थिंग्स। तो अब जो ये एक ट्रुथ था रिलीजन के अंडर, अब यहाँ पर पे बहुत सारे ट्रुथ्स आ गए थे, बहुत सारे फैक्ट्स आ गए थे जो कि इस रिलीजन को क्वेश्चन कर रहे थे। तो जो सोसाइटी थी वो रिलीजन से साइंस की तरफ मूव कर रही थी, और ये जो मूवमेंट था, ये मूवमेंट था फॉर काइंड ऑफ, यू कैन से, दिस मूवमेंट, ये पूरा का पूरा मूवमेंट इसीलिए था कि भाई अब एक चेंज आएगा फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, अब इसके लिए हम चेंज लेकर के आएंगे। ठीक है, बट जब आप देखते हो कि आपकी विक्टोरियन एरा खत्म हो गई है, तो आपको देखने को मिलता है कि एक काइंड ऑफ मॉडर्न एरा स्टार्ट हो रही है। बहुत अच्छा खासा इंडस्ट्रियलाइजेशन सब चल रहा है, साइंस का A few moments later. So let me continue. What was I saying? Let me focus. So I was saying, जब आप बात करते हो विक्टोरियन एरा की, तो अभी तक लोगों को ये था कि जो साइंस है इससे कोई बेटरमेंट के लिए चेंज आएगा, बट जैसे जैसे साइंस डेवलप हुई तो उसके बाद वेपन्स डेवलप हुए। सोचो इस तरीके के वेपन्स डेवलप हुए कि एक टाइम के बाद न्यूक्लियर बॉम्ब भी बन गया था। ठीक है, और फिर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई तो उसमें इतनी मशीनरी, इतनी वेपन सप्लाई हुए। तो आप देख रहे हो कि जो साइंस एक सोसाइटी के लिए बेटरमेंट के लिए आने वाली थी, वो साइंस को अब लोग वापस से क्वेश्चन कर रहे थे, क्योंकि उस साइंस ने जो ह्यूमैनिटी थी ना, उसके सारे के सारे, जो आप बोलते हो कि भाई आपको ह्यूमन जो चीज बनाती है दैट इज योर ह्यूमैनिटी, तो वो सारे के सारे रीजंस खत्म कर दिए थे ह्यूमन रहने के। इतना कुछ वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 ने हमें दे दिया था। ठीक है, तो ये एजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि आप देखते हो कि रोमांटिक एरा से पहले, ठीक है, एज ऑफ इनलाइटनमेंट तक सोसाइटी कैसी है। ठीक है, उसके बाद ये आपकी 1900 के बाद वाली सोसाइटी कैसी है, 1901 से काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 भी हो चुकी है, तो ये एकदम अलग सोसाइटी है। और 18th सेंचुरी से पहले ये सब कुछ अलग सोसाइटी है। तो बीच में जो ट्रांजिशन का फेज आता है ना, ये रोमांटिक पीरियड और विक्टोरियन पीरियड की वजह से ही आता है। ठीक है, तो अब इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए वी आर एक्चुअली गोइंग टू बिगिन विद द सिलेबस। ठीक है, आई एम रियली सॉरी आई टुक इतना सारा टाइम इन एक्सप्लेनिंग यू दिस, बट it was important for you to understand the importance of the entire scenario that was going on. And now, without any further ado, let us just start our discussion with the syllabus of our DSC number 7, that is Romantic Literature. So, talking about योर रोमांटिक लिटरेचर, आपके स्कोर में 3 यूनिट्स हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहली वाली यूनिट है, इसमें आपके पास 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोएट्स हैं।
First being your William Blake, second being your William Wordsworth, and third being your Samuel Taylor Coleridge. ठीक है. See, जब आप किसी हिस्टोरियन के परस्पेक्टिव से देखते हो कि रोमांटिक एरा इन लिटरेचर कब स्टार्ट हुई थी, तो वो आपको बोलेंगे कि विलियम वर्ड्सवर्थ थे, और विलियम वर्ड्सवर्थ के फ्रेंड थे सैमुअल टेलर कोलरिज, जिन्होंने की एक बुक आपस में लिखी थी. ठीक है. तो ये जो बुक इन लोगों ने लिखी थी, तो उसके बाद से आपका रोमांटिक एरा स्टार्ट होता है. ठीक है. बट जो एक्चुअली लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, उन सबका ये मानना है, अगर उन्होंने पढ़ा है तो मोस्ट ऑफ द पीपल का ये मानना है कि इट वाज नॉट विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कोलरिज, राइट. इट वाज बेसिकली योर अनदर पर्सन जिनका नाम है विलियम ब्लेक, जिनसे कि ये रोमांटिक एरा स्टार्ट होती है. ठीक है. तो विलियम वाज, आई वुड से नॉट विलियम वर्ड्सवर्थ बट विलियम ब्लेक वाज, आई थिंक, वे अहेड ऑफ हिज टाइम, बिकॉज उन्होंने पहले ही जो जो थीम्स आपको रोमांटिक लिटरेचर में देखने को मिलते हैं, वो थीम्स हमें उनकी पोएम्स में देखने को मिल गए थे. ठीक है. तो आपको विलियम ब्लेक की 4 पोएम्स सिलेबस में पढ़नी है. एक है लैम्प, टाइगर, एक है चिमनी स्वीपर, और एक है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस. ठीक है. आई बाय द वे फॉरगॉट कि मैं यहाँ पर बुक्स भी लेकर के आई हूँ. लेट मी लुक एट द बुक. यस, हियर, दिस इज द बुक, द इंग्लिश रोमांटिक्स करके. इसमें सारी की सारी पोएम्स. ठीक है. तो विलियम ब्लेक की अगर आप देखोगे, मैं आपको कुछ एक दिखाने वाली हूँ. यहाँ पे कुछ इलिस्ट्रेशंस हैं. यस, मैंने मिरर व्यू खोला रहता है, बट आप खुद देखो. दिस इज एन इमेज फॉर योर सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, और इसके ठीक बाद वाले पेज में इट इज योर अनदर पेज. ठीक है. सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस. तो आई कैन टेल यू कि जो विलियम ब्लेक है, उन्होंने एक 2 चीजों पे काम किया है. एक था सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और एक था सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस. तो जो आपके सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस है, ये आपको बताते हैं कि किस तरीके से जो इंसान होता है, जैसे कि जस्ट एक बेबी है, ठीक है, या फिर कोई एक चाइल्ड है, तो क्योंकि उसकी लाइफ में इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो उस चाइल्ड के अंदर बहुत ही ज्यादा इनोसेंस होती है. तो वो इसमें वैसी वैसी ही बातें कर रहे हैं. ठीक है. कि कोई एक जो नॉ सीखी है, जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, उसका लाइफ में क्या पर्सपेक्टिव है, उसके लिए लाइफ कैसी है. ठीक है. तो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में आप लैम्प पढ़ते हो, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में आप चिमनी स्वीपर पढ़ते हो. ठीक है. फिर सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस का ठीक ऑपोजिट आपको देखने को मिलता है, विलियम ब्लेक ने जो लिखा था, दैट वाज सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस. तो इसमें वो बताते हैं कि जब ये बच्चा बड़ा हो जाता है, जब इसने लाइफ में इतने सारे एक्सपीरियंसेस ले लिए हैं, जब ये अपने आसपास बड़े होते हुए देखता है कि लाइफ में कितनी क्रूअल्टी है, लोग कितने ज्यादा इनह्यूमन हो सकते हैं, तो अब इसका लाइफ के प्रति पर्सपेक्टिव क्या है. ठीक है. तो यहाँ पर जैसे लैम्ब एक पोएम थी इनोसेंस में, तो उसकी ठीक ऑपोजिट आपको सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में टाइगर देखने को मिलेगी. ठीक है. सिमिलरली सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में एक चिमनी स्वीपर है, जिसमें कि एक छोटा बच्चा है, एंड वो एक चिमनी स्वीपर है. अगर अब मैं आपको यहाँ पे चिमनी स्वीपर की कहानी बताने लगूंगी तो ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी. एंड देन देर इज द सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस, जिसमें कि वापस से ये चिमनी स्वीपर है, पर इस टाइम पर वो किसी दूसरे टोन में बात कर रहा है. इधर वाली बुक में सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में वो टोन काफी ज्यादा इनोसेंट थी, चाइल्ड लाइक थी. ठीक है. उस बच्चे के दिल में होप थी, क्योंकि उसे लगा था दुनिया बहुत ही ज्यादा अच्छी है, इतना बुरा किसी के साथ नहीं होगा, उसे भगवान पे भरोसा है. बट देन सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस वाली जो चिमनी स्वीपर है, उसमें उस बच्चे का पर्सपेक्टिव चेंज होता है. ठीक है. तो वो जो सोसाइटी है उसके लिए काइंड ऑफ बोल रहा होता है कि ये तुमने हमारी लाइफ कैसे कर दी है. तो आपको ये 2 ऑपोजिट चीजें इन दोनों बुक्स में दिखाई देगी, इन 4 पोएम्स में दिखाई देगी. एंड आई रिमेम्बर व्हेन वी रेड चिमनी स्वीपर, आई वाज जस्ट सैड, क्योंकि ये पोम पढ़ने से पहले आप उसका एक बैकग्राउंड पढ़ते हो. ठीक है. तो उसका बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से है कि ये एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम था जब लोगों के बहुत ही बड़े बड़े मेंशंस होने लग गए थे. ठीक है. मतलब काफी बड़े बड़े घर लोग अपने रखने लग गए थे. अब आप इंग्लैंड इमेजिन करो और उसके घरों पे इमेजिन करो, जिनमें की प्रॉपर चिमनी वगैरह ये सब कुछ है. ठीक है. तो होता ये था कि अब उस चिमनी को साफ भी करना पड़ता था. ठीक है. तो साफ करने के लिए उन्हें छोटे छोटे बच्चे चाहिए होते थे, जो कि उस चिमनी में घुस सके. ठीक है. तो ये काइंड ऑफ आपको बताता है कि किस तरीके से बच्चों को एक्सप्लॉइट किया जाता था. ठीक है. छोटे छोटे बच्चे, 4-5 साल की कम उम्र वाले बच्चे उस चिमनी में जा रहे हैं और उसको साफ करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है. कई बार ऐसा होता था कि बच्चा वहीं फंस जाता था और उसकी डेथ हो जाती थी. तो बहुत सालों बाद पता लगता था कि यहाँ पे एक स्केलेटन मिला है चिमनी के अंदर, क्योंकि वो चिमनी स्वीपर वहां पे जाके फंस गया है. ठीक है. और ये जो बच्चे होते थे इनको पूरा
इनके बाल काट दिए जाते थे, इनको बॉल्ड कर दिया जाता था, बिकॉज जो फायर होती है वो इजीली कैच कर जाती है बालों में, तो इनकी लाइफ बहुत ही ज्यादा पेनफुल थी। तो उनका पर्सपेक्टिव दिखाया है, एक तो बहुत ही इनोसेंट सा एक होप के साथ उनकी लाइफ बेटर होगी, बट दूसरा बहुत ही ज्यादा बिटर टोन है, जिसमें कि वो सोसाइटी को डायरेक्टली एड्रेस कर रहे हैं कि तुमने हमारा क्या बना दिया है, ठीक है। सो इट इज दैट ओनली। एंड अदर देन दैट देयर इज विलियम वर्ड्सवर्थ की टिंटन एबी एंड लंदन, ठीक है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ इज वन ऑफ द की फिगर्स इन दिस रोमांटिक पीरियड, और आपने विलियम वर्ड्सवर्थ की डेफोडिल पढ़ी होगी, राइट। एंड अदर देन दैट आपने विलियम वर्ड्सवर्थ की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी थी, कंपोज्ड अपॉन ए वेस्टमिनिस्टर ब्रिज। तो अभी आपको उनकी टिंटन एबी और लंदन पढ़नी है, ठीक है। इन दोनों में नेचर की काफी ज्यादा बात हो रही है, खासकर टिंटन एबी में नेचर की काफी ज्यादा बात हो रही है। लंदन में बात हो रही है कि बेसिकली लंदन की सिटी किस तरीके से चेंज हो रही है। आई एम ओपनिंग दिस टेक्स्ट एंड आई एम ट्राइंग टू फाइंड द पोम ऑफ वर्ड्सवर्थ। दिस इज टिंटन एबी एंड दिस इज लंदन, या ठीक है। जस्ट सी, मैंने इसको बहुत एनोटेट किया था और अभी मुझे ज्यादा कुछ इसका याद भी नहीं है अबाउट, ठीक है, तो मैं बहुत एनोटेट करती थी। तो अब जब मैंने ये खोली है तो इट इज मोर लाइक जो लंदन है, तो लंदन की सिटी कितनी चेंज हो गई है। पहले लंदन कैसा था और अब यहाँ पर तो काइंड ऑफ किस तरीके से ये लोग अपनी पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं, इट इज अबाउट दैट, ठीक है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की जब आप लंदन पढ़ोगे यू विल सी हिम टॉकिंग अबाउट मिल्टन। वो मिल्टन को काइंड ऑफ एक होमेज पे कर रहे हैं कि मिल्टन अगर आप अभी यहाँ पे होते तो आप इन लोगों में थोड़ा सेंस डालते कि इन्होंने लंदन का क्या हाल बना दिया है, ठीक है। ये कॉलोनियलिज्म की तरफ भी काइंड ऑफ इशारा करती है कि तुम ऐसे कैसे खुश रहोगे जब तुमने और लोगों की खुशियां, और लोगों के घर उजाड़ रखे हैं। So that also Wordsworth addresses in this poem. This was one of my favorite poems by the way, London, क्योंकि ये बहुत छोटी पोम थी और इसमें colonialism के बारे में बात हो रही थी, and we as Indians know how much colonialism has impacted us, right? And other than that, Chimney Sweeper was one of my favorites because obviously काफी इमोशनल पोम है। एंड देन कम्स योर सैमुअल टेलर कोलरिज की कुबला खान एंड रिजेक्शन एंड ओट। तो कुबला खान वाज अबाउट दिस रूलर एंड वो रूलर अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में जा चुका है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि मैंने पहले पढ़ी थी बहुत और उसके बाद से मैंने इतने टेक्स्ट पढ़ लिए हैं, सो इट इज सेड कि जो सैमुअल टेलर कोलरिज है बेसिकली वो कुछ तो फूक करके बैठे थे, ठीक है, ये पोम लिखने के टाइम पर पे, और उसके बाद उन्हें कुछ सपना हुआ, तो उन्होंने जो कुछ सपना हुआ उसको ही अपनी पोम में कन्वर्ट कर दिया। बट जो लास्ट स्टैंजा है ना पोम का, वो थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी की पोम से। सो इट इज सेड कि इस लास्ट स्टैंजा को लिखने से पहले तक के स्टैंजा तक ये सब कुछ सैमुअल टेलर कोलरिज का सपना था। एंड सेकेंड लास्ट स्टैंजा में आते आते उनका सपना टूट गया, तो उन्होंने लास्ट स्टैंजा अपने खुद के जो सेन माइंड है, जो वो जब उनका सारा कुछ असर उतर गया था हाई होने का, तो उसके बाद उन्होंने लिखा है, ठीक है। तो दैट इज कुबला खान। एंड इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट विद यू, तो मैंने रिजेक्शन एंड ओड ये वाली पोम जो है सैमुअल टेलर कोलरिज की छोड़ दी थी, ठीक है, क्योंकि आई वाज लाइक कि मैंने लैम्प, टाइगर, चिमनी स्वीपर दोनों टाइप की, लंदन, टिंटन एबी, कुबला खान कर लिए, तो अगर एक क्वेश्चन एग्जाम में रिजेक्शन एंड ओड से आएगा, सो आई विल स्किप इट एंड दैट इज व्हाट आई डिड। इसलिए मुझे इस पोम के बारे में आइडिया नहीं है, सो आई विल नॉट टॉक अबाउट दिस पोम नाउ। Talking about Unit 2 in particular, we are having P.B. Shelley and John Keats. P.B. Shelley is one of the most important, तो मैंने वर्ड्सवर्थ को भी बोल दिया है, ब्लेक को भी बोल दिया है, कोलरिज को भी बोल दिया है, इन्हें भी बोल दिया। ओ गॉड, इट इज बिकॉज ये जितने भी यहाँ पे दिए हुए हैं दे आर ऑल इम्पोर्टेंट, ठीक है। एंड पीबी शेली जो है ये मैरी शेली के हस्बैंड थे, द मैरी शेली बाय द वे, जिन्होंने की फ्रैंकनस्टाइन लिखी थी, उनके हस्बैंड थे। तो आई नो कि पर्सी बेसी शेली अपने आप में बहुत ही ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट फिगर है, बट फॉर मी आई नो पर्सी बेसी शेली एज मैरी शेली के हस्बैंड, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ओके। एंड आई नो इट इज माई फॉल्ट बिकॉज मैंने पहले उन्हें नहीं पढ़ा था, बट आई न्यू मैरी शेली, बट आई जस्ट नो हिम। जैसे आप बोलते हो ना कि राम जी सीता के पति हैं, वैसा ही वाला इट इज काइंड ऑफ अ थिंग, ओके। एंड आई डोंट वांट यू टू टेक ऑफेंस ऑन दैट। सो पर्सी बेसी शेली ने लिखी थी ओजीमेंडिस एंड ओड टू द वेस्ट विंड। सो ओजीमेंडिस इज अ पोम जो कि रेगिस्तान में हुई है, ठीक है, आई मीन रेगिस्तान में उसकी सेटिंग है। एंड इट इज लाइक कि इतनी सारी सिविलाइजेशंस आती चली जाती है, and something like that was the message. Ozymandias. I'll have to look at the poem, wait, because I remember कि एक ट्रैवलर है वहां पे गया है
आई एम ट्राइंग टू फाइंड वेट, ये कोलरिज है, दिस इज कुबला खान, दिस इज कुबला खान. आई एम ट्राइंग टू लुक एट दैट पर्टिकुलर पोम ऑफ पर्सी डेसी शेली, बट मुझे मिल नहीं रहे हैं. गॉड, गिव मी अ मिनट. A few moments later. पर्सी डेसी शेली, फाइनली पेज नंबर 373. भाई मैंने ये बुक इतने टाइम से हाथ नहीं लगाई है. या सी, इस वाली पोम में, यस आई एम राइट, यहाँ पे ट्रैवलर था और वो ट्रैवलर एक पर्टिकुलर जगह में जाता है, ठीक है, एंड रेगिस्तान जैसी वो जगह है, एंड जस्ट कंफ्यूज्ड. नेवर माइंड. बट ओzymandias में हाँ, इट इज लाइक एक ट्रैवलर गया है एक एंशिएंट जगह, ठीक है, रेगिस्तान जैसी जगह में, एंड इट इज लाइक कि वो वहाँ पे ये बोल रहा है कि इस रेगिस्तान जैसी जगह में देर इज दिस पर्टिकुलर स्टैचू टाइप ऑफ समथिंग, बहुत लंबा सा एक फिगर है, और उस फिगर को इसके राजा ने ये देख करके बनाया था कि मैं सबको बताऊंगा कि कितनी ग्रेट सिविलाइजेशन है. बट इट इज मोर लाइक आप क्या बताओगे, सब रेगिस्तान है, उस स्टैचू की खोपड़ी टूट करके कहीं गिरी हुई है, ठीक है. तो ये सब कुछ काइंड ऑफ बहुत ही ज्यादा ऐसा है कि आप जिंदगी में आए हो, आप चले जाओगे, सिविलाइजेशन आई हैं, सिविलाइजेशन चली गई हैं, काइंड ऑफ ऐसी टाइप की पोम है. एंड देन there is ode to the west wind, and if you will see in this unit you are having ode to a nightingale, ode on a grecian urn, and ode to autumn, ठीक है. ये सारी की सारी ओड्स हैं. अब ओड्स में मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि जो ओड होती है वो बेसिकली कोई चीज हो गई, कोई इंसान हो गया, कोई जगह हो गई, उसको ग्लोरीफाई करने के लिए लिखी जाती है, उसको प्रेज करने के लिए लिखी जाती है, ठीक है. तो यहाँ पर भी वेस्ट विंड के लिए एक ओड है, ठीक है. एंड देन टॉकिंग अबाउट John Keats was a depressed man, a very, very depressed man. Okay. And when you will read his Ode to a Nightingale, you will see that sadness because he is like, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा लॉस देखा है अपनी लाइफ में, ठीक है, एंड वो बहुत ज़्यादा बीमार भी रहते थे, तो उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग थी. और मतलब मैं क्या बोलूँ इसमें, बिकॉज आई जस्ट रिमेम्बर जॉन कीट्स की बायोग्राफी, ठीक है, कि उनका लाइफ कितना हुआ, उनका लॉस कितना हुआ था. तो आई वुड रिकमेंड यू ऑल्सो कि जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कोलरिज की अगर आप पोम्स पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया है. विलियम ब्लेक के लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना पड़ेगा कि उन्होंने किस तरीके से विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कोलरिज से पहले देख लिया था. बट पर्सी बेसी शेली और जॉन कीट्स में से जॉन कीट्स की आई थिंक फॉर यू बायोग्राफी इज इम्पोर्टेंट टू नो in order for you to read these odes, because there you will find some sort of sadness in his work. And then finally comes your unit 3, that is Mary Shelley's Frankenstein. Okay, so Frankenstein, oh my god, मतलब मैं कैसे बताऊँ, I'm trying to find this texture. This is your Frankenstein, ठीक है. और मैं आपको बता दूं, रोमांटिक लिटरेचर में सब पोएम्स ही हैं, वो सारी पोएम्स आपको इस बुक में मिलेगी विद द क्रिटिकल एसेज. और यहाँ पे आपके पास ये नॉवल है विच इज योर फ्रैंकनस्टाइन, ठीक है. सो फ्रैंकनस्टाइन इज अबाउट दिस साइंटिस्ट विक्टर फ्रैंकनस्टाइन, जिसने कि एक क्रिएचर बना दिया है, ठीक है, जिसका नाम क्रिएचर ही है, उसको मॉन्स्टर से रेफर करता है. एंड दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट इज रिवॉल्विंग अराउंड दिस क्रिएचर हु इज ट्राइंग टू फाइंड लव इन दिस वर्ल्ड. बट जो इस क्रिएचर का मेकर है, विक्टर फ्रैंकनस्टाइन द साइंटिस्ट, वो उसको बिल्कुल देख करके ही मना कर देता है, ठीक है, बिकॉज वो इतना ज्यादा डरावना मॉन्स्टर्स टाइप बना था, तो उसकी फीलिंग्स हर्ट हो जाती है काफी ज्यादा. तो फिर वो रिवेंज की भावनाओं में निकलता है. एंड आई रिमेम्बर कि फ्रैंकनस्टाइन पे एक मूवी भी आई थी, एंड यू कैन वॉच दैट मूवी. हाउएवर मेरे साथ ऐसा हुआ था कि आई ट्राइड वॉचिंग दैट मूवी आफ्टर रीडिंग दिस नॉवल, बट मैंने स्टार्टिंग के सीन्स ही देखे एंड आई वाज लाइक भाई मुझे ये बिल्कुल भी ऑथेंटिक नहीं लग रही है, एंड दैट इज व्हाई आई जस्ट डोंट वांट टू सी इट, ठीक है. तो फ्रैंकनस्टाइन मुझे ऐसे लगा कि जैसे जब आप डॉक्टर फॉस्टर्स पढ़ के आए हो, तो मैर्लो का जो एक कैरेक्टर था, फॉस्टर्स हिमसेल्फ, ठीक है, जो क्रिस्टोफर मैर्लो ने कैरेक्टर बनाया था मेन डॉक्टर फॉस्टर्स, तो डॉक्टर फॉस्टर्स में देयर वाज दिस ओवर एम्बिशन, ठीक है, वो बिल्कुल अपने आप को भगवान समझता था. एंड दैट इज द सेम थिंग दैट यू विल सी इन विक्टर फ्रैंकनस्टाइन एज वेल. वो बहुत ज्यादा ओवर एम्बिशियस था और वो खुद को भगवान समझता था. ही वाज लाइक कि मैं भी इंसान बना सकता हूँ एंड ऑल. तो उसने एक क्रिएचर बना दिया था, ठीक है, जो कि बाद में मॉन्स्टर बन गया था. So you will see that here in Frankenstein. Similar type of vibes of Dr. Faustus from Victor Frankenstein you will get. And definitely जो आप इसमें बात करोगे, मेन टॉपिक आपका कहीं ना कहीं रहने वाला है, that is going to be nature versus nurture, ठीक है, कि किस तरीके से
इंसान का नेचर बचपन से कुछ और होता है, वो बहुत ही ज़्यादा उसमें इमोशन ज़्यादा नहीं है, बट अगर आपने उसकी कंडीशनिंग बहुत ज़्यादा खराब की है तो वो बच्चा कैसे भी टर्न हो सकता है, ठीक है। दैट इज़ व्हाट दिस फ्रैंकनस्टाइन इज ऑल अबाउट. So this is your romantic literature, and now we will move on towards your next DSE, that is your DSE 8 Victorian literature. Okay, so now talking about your Victorian literature in particular, तो आपकी जो सबसे पहली यूनिट है उसमें आपके पास एक नॉवल है, दैट इज योर दिस नॉवल जेन आयर बाय शार्लेट ब्रॉन्टे. और इस नॉवल के अलावा यू आर हैविंग दिस पोम बाय एल्फ्रेड टेनिसन, द लेडी ऑफ शैलेट, ठीक है. और जो आपको पोम्स है वो इस विक्टोरियन पोएट्री नाम की बुक में ऐसे देखने को मिलेगी, ठीक है, क्योंकि आपके पास विक्टोरियन लिटरेचर में 3 पोम्स हैं, आई एम नॉट रॉन्ग. यस, आपके पास 3 पोम्स हैं, तीनों पोम्स इसमें हैं और 3 नॉवेल्स हैं, ठीक है. तो सबसे पहली नॉवल यू आर हैविंग दिस जेन आयर, एज आई टोल्ड यू. नाउ I think Jane Eyre is a classic, according to me. Okay. Why? Because you will see that this particular novel is about this girl, Jane Eyre, obviously, as the name suggests. तो जेन आयर एक ऑर्फन्ड लड़की है, ठीक है. बहुत छोटी उम्र में उसके मम्मी पापा जो है उनकी डेथ हो गई है, एंड नाउ शी इज लिविंग विद सम ऑफ हर रिलेटिव्स. बट जो उसके रिलेटिव्स हैं वो उसको बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं, और जेन आयर इज नॉट लाइक द टिपिकल हीरोइन दैट यू विल सी, ठीक है, दैट और यू हैव सीन इन योर मूवीज, इन योर नॉवेल्स. शी इज लाइक अ वेरी ऑर्डिनरी वुमन. शी इज नॉट दैट ब्यूटिफुल अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ द सोसाइटी. सो जेन आयर को बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है, और वो खुद उसकी लाइफ में इतने ज्यादा स्कार्स हैं, क्योंकि मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहती हूँ, बट उसकी लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, ठीक है. उसको एक रूम में लॉक कर दिया जाता है एज पनिशमेंट, क्योंकि वो जिनके साथ रह रही थी वो पर्टिकुलर आंटी अपने बच्चों को फेवर करती थी, और वो जो बच्चे थे वो जेन आयर को बहुत ही बुरा भला बोलते थे. एक दिन उसने ऐसे वापस बोल दिया है तो उसको रूम में लॉक करके रख दिया गया था, ठीक है, जहाँ पे उसके अंकल की डेथ हुई थी. तो काइंड ऑफ एक गॉथिक एलिमेंट भी आपको जेन आयर में देखने को मिलेगा, थोड़ा डरावना डरावना सा भूतिया टाइप से सी वाइब्स एंड ऑल उस पर्टिकुलर सीन में. एंड अब जेन आयर खैर एक ऑर्फन लड़की है, जैसे तैसे वो बड़ी हुई. अब वो बड़ी होकर के थॉर्नफील्ड हॉल एक नाम की जगह है, वहां पे गवर्नेंस बन जाती है, ठीक है. तो जब वो उस जगह की गवर्नेंस बनती है तो उसने फाइनली अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर लिया होता है, एटलीस्ट थोड़ा अचीव कर लिया होता है. क्योंकि आप खुद सोचो कि उस पर्टिकुलर टाइम पर पे जब वुमेन के लिए इतनी एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, उस टाइम पर पे जेन आयर एक गवर्नेंस बन जाती है, ठीक है. तो उस पर्टिकुलर जगह के एक ओनर थे जिनका नाम था मिस्टर रॉचेस्टर. सो जेन आयर फॉल्स इन लव विद द मैन, and they both start having this relationship. And personally speaking, you will hate Mr. Rochester as I hated him उसकी हरकतों की वजह से. And then there was this point in the novel where you get to know कि जो मिस्टर रॉचेस्टर है उन्होंने जेन आयर से अपना एक बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा करके रखा है, बहुत बड़ा सीक्रेट. एंड आई एम टेलिंग यू इट इज अ वेरी बिग सीक्रेट. आई एम स्टॉपिंग माई सेल्फ फ्रॉम गिविंग यू स्पॉयलर्स, बट वेन यू रीड इट ना खुद से यू विल फील सो आउटरेज्ड कि ये आदमी कैसा आदमी है. एंड आई पर्सनली हेट हिम, ठीक है. एंड देन फाइनली वो चीज जेन आयर को रिवील होती है, एंड देन वो रिवील होती तो है, बट एट द एंड ऑफ द नॉवल शी बेसिकली फॉरगिव्स मिस्टर रॉचेस्टर, ठीक है. सो दैट इज योर जेन आयर. नाउ लेट मी टेल यू this particular novel, why I considered this a classic is, आपने recently I think तिशा शर्मा का केस देखा होगा, ठीक है. an independent woman who falls in love with a man and an educated man who is a lawyer kind of a thing, ठीक है. and उसकी मम्मी was a judge, and this woman Tisha, she gets married to this man, an educated man, and उसको शादी करने के लिए she basically leaves her career and she was an independent woman. and after that you see उसकी लाइफ में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आई, जो अपना सब कुछ करियर वगैरह छोड़ करके आई थी. but through Jane Eyre you will see that how women basically they sacrifice their everything, their career, their independence, अपनी self respect, सब कुछ for love. but Jane Eyre tells you something different. Jane Eyre is a feminist text, ठीक है. people actually get mad कि इसमें इतना feminism नहीं है, Jane Eyre को मिस्टर रॉचेस्टर को छोड़ देना चाहिए था. but हमें हमेशा टाइम पीरियड कंसिडर करना चाहिए कि किस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग लिखी हुई है. उस टाइम पीरियड के हिसाब से जेन आयर ने जो अपने लिए स्टैंड लिया है, जो आज तक की औरतें नहीं ले पाती है, ठीक है. पीपल स्टिल
leave their career and their independence for their marriage. But Jane Eyre was something different, वो भी उस time period पे. So that is why this is a classic and this is a must read, and I think you should read it. Definitely you should read it, okay? And then there is this poem, The Lady of Shalott. द लेडी ऑफ शेलेट इज वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट्स. अभी मेरे पर्सनल फेवरेट्स तो हैं यार, बट ये पोम ना वैसे इंटरेस्टिंग थी, ठीक है. मतलब इस पर्टिकुलर पोम में किंग अर्थर का, मतलब किंग अर्थर ऐसे साइंटिफिकली प्रूवन ये है कि किंग एग्जिस्ट करते थे, बट अकॉर्डिंग टू सम बुक्स, ठीक है, ऐसे बोला जाता था कि कोई किंग अर्थर थे और उनका कोर्ट था, उसमें बहुत सारे नाइट्स थे. उस नाइट्स में से एक नाइट था सर लैंसलॉट. तो सर लैंसलॉट इसमें एक है और एक लेडी शेलेट इसमें है. मतलब शेलेट एक आइलैंड है और उस आइलैंड के टावर में एक औरत को कैद करके रखा हुआ है जिसका नाम हमें नहीं पता है, तो उसको लेडी शेलेट बुलाते हैं कि जो इस टावर में बंद है, ठीक है, शेलेट के टावर में बंद है. तो लेडी शेलेट को एक कर्स मिला है और वो कर्स जो है वो लैंसलॉट के लिए तोड़ देती है. और जब वो मतलब नॉट तोड़ के, वो उसे बेसिकली कर्स मिला था कि अगर आप ऐसा करोगे, अगर आप इस खिड़की के बाहर भाग करके देखोगे तो रिपरकशंस होंगे. बट देन उसको कहीं ना कहीं कैसे कैसे करके, उसका एक मिरर सा होता है, उसमें से सब दिखता है बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, पर वो खिड़की से नहीं देख सकते. तो उसे सर लैंसलॉट आते हुए दिखता है, लाइक कि मुझे इसको देखना है. तो सर लैंसलॉट को खिड़की से जाकर के देख लेती है, ठीक है. तो वो अपना जो कर्स है उसको खोल देती है एंड देन शी इवेंचुअली डाइज फॉर दैट मैन. दैट मैन नेवर इवन knew that this woman existed, and this woman died because of him. So that is what The Lady of Shalott is all about. And then comes your unit 2, which is Great Expectations by Charles Dickens. A heavy as hell novel. Just look at the massive size of this text. And this was horrible. मतलब horrible. If I am being honest with you, मतलब मैं इसको पूरा पढ़ भी नहीं पाई. But I know this is the story of this man, Pip. और ये social class के ऊपर है basically. पूरी की पूरी नॉवल. और आई थिंक इस पर एक मूवी भी बनी है. सो इफ यू डोंट वांट टू रीड द नॉवल, यू कैन एक्चुअली वॉच द मूवी, बिकॉज आई नो दिस इज अ वेरी हेवी टेक्स्ट फॉर यू. और आपके पास ऑलरेडी इतना है पढ़ने को. टाइम मिले तो पढ़ो, नहीं मिले तो मूवी देखो. माई जेन्युइन एडवाइस. बट इसको बाद में जरूर पढ़ लेना, जैसे आपके पास टाइम होगा इसको पढ़ना जरूर. अभी मेरे को भी ये पूरी पढ़ी है, मैंने भी नहीं पढ़ी है. एंड दिस टेक्स्ट इज बेसिकली अबाउट पिप, एक ऑर्फन्ड गाय, दिस मैन ऑल्सो. एंड वो एक बहुत ही गरीब फैमिली से था. एंड देन समहाउ उसका लक ऐसा खुलता है कि वो लंदन में चले जाता है और वहां पर पे एक अच्छा खासा जेंटलमैन बन जाता है, उस पर पैसे होते हैं. एंड देन ही फॉल्स इन लव विद अ वुमन, स्टेला, ठीक है. एंड स्टेला बहुत ही एक हाई क्लास वुमन है और पिप हाई क्लास नहीं है इतना. तो ही फॉल्स इन लव विद हर एंड बेसिकली समहाउ at the end he realizes कि this is not worth it. This entire high class is not worth it. The social status is not worth it. So that is what this story is about. And then comes this particular poem, which is Robert Browning की My Last Duchess, ठीक है. My Last Duchess मैं कैसे बताऊं, ये पोएम पढ़ करके मैं रेज बेट हुई थी, ठीक है. मैं बहुत रेज बेट हुई थी. If I can see this, wait, I'm trying to see this. A few moments later. मैंने इसमें एनोटेट हूँ क्या, एंड आई एम सो सैड, बट आई रिमेम्बर दिस पोम अच्छे से. सो दिस पोम वाज अबाउट कि भाई देयर इज दिस किंग, ठीक है, और उसकी वाइफ की एक पोर्ट्रेट है, ठीक है, जो कि एक दीवार में है. तो उस पोर्ट्रेट में द वुमन जो उसकी डचेस थी उसके कुछ एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, कुछ शी इज स्माइलिंग और समथिंग. तो लोगों को ना बहुत ही ज्यादा शक था उस चीज पर कि एक वुमन अपने हस्बैंड को छोड़ करके वो एक्सप्रेशंस किसी एक पेंटर को कैसे दे सकती है. तो क्या उसका अफेयर उस पेंटर के साथ चल रहा था. सो उसके चलते जो किंग था, आई थिंक, वो अपनी लास्ट मतलब जो वो वुमन रहती है अपनी, जो उसकी वाइफ रहती है, उसको मार देता है या समथिंग. और उसकी पेंटिंग बिल्कुल उसने ऐसे पर्दे के पीछे छुपाई रखी हुई होती है. एंड देन देयर इज लाइक कि अब उस किंग की ये डचेस तो मर चुकी है, बट देन ही इज लुकिंग फॉर अनदर वुमन टू गेट मैरिड टू, ठीक है. सो दैट इज व्हाट दिस poem is about, and this poem literally boiled my blood to another extent. I cannot even tell. us like भाई ये क्या राजा है भाई, ये क्या कुछ थोड़ा सा यहाँ से छटका हुआ राजा है, बट अब हम क्या ही कर सकते हैं, जो है वो है. And then comes your unit 3, and unit 3 has your George Eliot's The Mill on the Floss. This is your The Mill on the Floss, this by George Eliot. And then there is this poem, How Do I Love Thee, Let Me Count the Ways by Elizabeth Barrett Browning. So द मिल ऑन द फ्लॉस, उसके बारे में हम पहले बात करेंगे. ये वाली बुक, ये वाला टेक्स्ट. सो आपको यहाँ पे 2 बच्चे देखने को मिलेंगे. ये पीछे मिल है, ये 2 बच्चे हैं. दिस इज मैगी टेलीवर, दिस इज द बॉय टॉम टेलीवर. ये दोनों के दोनों भाई बहन हैं, ठीक है. तो
इसमें ऐसा होता है कि जो दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट इज अबाउट सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस बेसिकली, ठीक है, कि जो मैगी टेलीवर है, बिकॉज शी इज अ फीमेल चाइल्ड, उससे कुछ एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है, और मैगी टेलीवर ऑन द अदर हैंड शी इज वेरी इंटेलिजेंट, शी वांट्स टू रीड, बट क्योंकि वो एक औरत है तो उसको उतना पढ़ने नहीं देते हैं, और जो वो करना चाहती थी अपने दिल से उसको वो कुछ भी करने नहीं देते हैं, ठीक है, उसके घर वाले। तो इट इज लाइक कि भाई तुम्हारी पर्सनल डिजायर्स क्या है, पर तुम्हारे ऊपर सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस क्या है। इस पूरे के पूरे इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में ये चला है, एंड आई एम बीइंग ऑनेस्ट विद यू, मेरी बहुत आदत थी ऐसे माइंड गेम्स खेलने की, ठीक है। तो मैंने देखा था कि जब आप अपना DSC 8 का सिलेबस ध्यान से देखो, तो यूनिट 1 में एक नॉवल है, एक पोएम है, यूनिट 2 में एक नॉवल है, एक पोएम है, यूनिट 3 में भी एक नॉवल एक पोएम है, ठीक है। सो आई वाज लाइक कि भाई मेरे को ऑप्शंस मिलेंगे। अभी तक तो आपको पेपर का पैटर्न समझ में आ गया होगा, सेमेस्टर 3 में आते आते। नहीं भी आया है तो आप एक बार PYQ देखना, ठीक है, आपको क्वेश्चन में चॉइसेस मिलती हैं। सो आई वाज लाइक कि भाई अगर मेरे पास द मिल ऑन द फ्लॉर्स का क्वेश्चन आएगा विद अ चॉइस ऑन दिस पोएम, हाउ डू आई लव दी लेट मी काउंट द वेज, तो ऑब्वियसली मैं पोएम आंसर करूंगी, मैं ये नॉवल नहीं आंसर करूंगी। तो मैंने ये नॉवल नहीं पढ़ी, दिस इज अ ब्रांड न्यू नॉवल। अगर मैं क्या बोलूं भाई, किसी को मुझसे ये खरीदनी है ना, प्लीज कमेंट, आई कैन लिटरली गिव दिस टेक्स्ट। ये बिल्कुल ही मेरी नई नवेली किताब है, इस पे मैंने कुछ भी नहीं किया। एंड एक होता है ना कि तुम्हें पढ़नी है, बट पर्सनली आई एम नॉट फीलिंग इंटरेस्टेड एट ऑल टू रीड दिस टेक्स्ट। मैं कुछ भी टेक्स्ट पढ़ लूंगी पर पता नहीं, क्योंकि आई थिंक मुझे इसकी स्टोरी भी पता है, इसीलिए आई एम नॉट फीलिंग लाइक रीडिंग इट, बट आई एम नॉट। एंड इफ यू वांट टू बाय इट फ्रॉम मी, यू कैन टेल मी, आई थिंक email me or comment it in the section down below, and I will be the वो what do we say, the seller of this book, ठीक है, मुझे बता देना अगर चाहिए होगी तो। And then there is this poem, How Do I Love Thee? Let Me Count the Ways by Elizabeth Barrett Browning. Very cute poem. Very cute poem. I'm telling you. अगर मैंने इस poem में कहीं पे पूकी लिखा होगा ना, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि मैंने इसमें कहीं तो कुछ ऐसे नोट डाला था पूकी टाइप का, बिकॉज आई रेड दिस poem एंड अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी, बट पहले आई जस्ट वॉन्ट टू सी अ वेरी क्यूट पोम भाई। मतलब रॉबर्ट ब्राउनिंग और एलिजाबेथ बेरेट ब्राउनिंग, दे बोथ वर बेसिकली कपल्स, ठीक है। आप इनकी लाइफ के बारे में पढ़ना, बहुत ऐसे में क्या बोलूं, किडनी टचिंग स्टोरी है भाई। बिकॉज एलिजाबेथ बेरेट ब्राउनिंग, शी यूज्ड टू स्टे इल बहुत ज्यादा, शी वाज बेड रिडन, एंड शी वॉज अ वेरी फेमस पोएट। एंड उस टाइम पर पे रॉबर्ट ब्राउनिंग कुछ भी फेमस पोएट नहीं थे, ठीक है, बट एलिजाबेथ बेरेट ब्राउनिंग थी। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने एलिजाबेथ बेरेट ब्राउनिंग को लेटर लिखा था, और इनको ये लेटर मिला, और उसमें रॉबर्ट ने बताया था कि हाउ ही इज बेसिकली अ फैन ऑफ हर वर्क। तो शी राइट्स बैक, और फिर उनमें लेटर्स एक्सचेंज होते हैं। एंड बाय द वे यू कैन रीड दीज लेटर्स, यू कैन फाइंड देम ऑनलाइन कि उनके बीच में क्या कन्वर्सेशन हुई है। And then eventually, they both fall in love. Robert Browning तो obviously was already in love with this woman. He was her fan. But Elizabeth Barrett Browning also falls in love with Robert. And then कट टू द पार्ट कि जो एलिजाबेथ के फादर थे वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, ही वाज बेसिकली अगेंस्ट देयर रिलेशनशिप। तो ये छुप छुप करके रॉबर्ट से मिलती थी, और शी वाज बेसिकली बेड रिडन, बट शी वाज वेरी इल। बट रॉबर्ट को मिलने के बाद हर हेल्थ इम्प्रूव्ड, मतलब उनके बॉडी में वो फिजिकली देखने को मिला कि जो वो इतना इम्प्रूव कर रही थी, जो उनमें जीने की इच्छा आ रही थी रॉबर्ट के लिए। एंड देन रॉबर्ट को पता था और एलिजाबेथ को पता था कि उनके पापा नहीं मानेंगे, उनके पापा चाहते थे कि यही उनके साथ रहे, बट देन दे बेसिकली eloped. उन्होंने भाग करके फिर शादी कर ली थी, एंड दे लिव्ड टुगेदर। एंड दिस पोम, हाउ डू आई लव दी लेट मी काउंट द वेज, इज एड्रेस्ड टू नन अदर देन रॉबर्ट ब्राउनिंग ओनली, as you would have guessed. And here she is trying to say कि मतलब मैं तुम्हें कैसे प्यार करूं, like मैं कैसे प्यार करूं, let me count the ways, क्योंकि there are like so many ways I can love you, and that is why this is a spooky poem, I'm telling you. And that is it for your Victorian literature. And now we are going to move towards our last DSC, that is your DSC 9, which is your literary criticism. So in your DSC number 9, that is your literary criticism, इसमें आपके पास essays ही essays हैं, ठीक है। इसमें मतलब आपको कितने essays देखने को मिलेंगे, 6 essays हैं इसमें आपके पास इस particular text में। And I am very bad with essays, like very very bad with essays, I'm telling you। मतलब ये मैं बोल रही हूँ ना, I'm bad with essays, एक understatement, okay, I'm horrible, ठीक है। And इसमें आपके पास जो essays हैं, let me tell you, सबसे पहले यूनिट 1 में आपके पास है डेविड ह्यूम का ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऐसे, बिकॉज इट बेसिकली टेल्स यू कि
आप कैसे बोल रहे हो कि कोई पीस ऑफ लिटरेचर जो है, आप उसको मतलब जज किस बेसिस पे कर रहे हो? आप बोल रहे हो ये बढ़िया है, ये खराब है, पर ये तो सब्जेक्टिव है ना, किसी के लिए ये बहुत अच्छा हो सकता है, किसी के लिए बहुत खराब हो सकता है। फॉर इंस्टेंस मैंने बोला कि मिल ऑन द फ्लोर एक ऐसा टेक्स्ट है जिसको मेरे को नहीं पढ़ना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बट और लोगों के लिए वो एक क्लासिक है, ठीक है। सो दिस इज सब्जेक्टिव, सबके अपने अपने हिसाब से इसकी डेफिनेशन अलग है। सो इट बेसिकली टेल्स यू कि कौन इंसान लिटरेचर को जज कर सकता है, किसके पास ये पावर है, ठीक है। तुम जो राह फिरता आपको कुछ बोलेगा, आप उसको नहीं सुन सकते हो, देयर आर क्रिटिक्स फॉर दैट, ठीक है। एंड हाउ कैन यू बी दैट कॉनोसियर ऑफ लिटरेचर, उस बारे में डेविड ह्यूम बात करते हैं। एंड देन देयर इज योर एडमंड बर्ग, और उनका बेसिकली देयर इज दिस एसे ऑफ सबलाइम एंड ब्यूटिफुल। सबलाइम एंड ब्यूटिफुल देयर आर टू डिफरेंट फीलिंग्स, और ये आपको बहुत काम आएगी, ठीक है। ये आप कुछ भी जब नेचर का पढ़ोगे तो आपको सबलाइम और ब्यूटिफुल में डिफरेंस देखने को मिलेगा। देयर इज अ स्टार्क डिफरेंस देखने के। ब्यूटिफुल होता है जिसको देख करके आपको लगता है ओ, सबलाइम होता है जिसको देख करके आपको थोड़ी सी डर लगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक सनराइज देख रही हूँ, आई बी लाइक वाओ ये बहुत ब्यूटीफुल है। मैं बीच से सनसेट देख रही हूँ, वाओ ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, दिस इज ब्यूटीफुल। बट आप खुद सोचो कि मैं अपने घर में भी छोड़ो या बाहर में कहीं पे मैं हूँ, और एक बहुत ही जोरदार, मतलब जोरदार ऐसा थंडर स्टॉर्म चल रहा है और मुझे बिजली आते हुए दिखी है, ठीक है। जो लाइट का पैटर्न बनता है, मुझे लाइटनिंग अपनी आंखों से साक्षात दिखी है, तो आई वोंट से ये ब्यूटीफुल है, ठीक है। दैट इज नॉट ब्यूटीफुल बिकॉज वो सुंदर बहुत है, पर उसको देख करके मेरे दिल में ऑ नहीं आता है, मेरे दिल में डर आता है कि डैम, ये मैंने क्या देख लिया है, ठीक है। सो कोई ऐसी चीज जो कि आपको देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है, बट उसको देख करके आपके दिल में थोड़ा डर आए, दैट इज सबलाइम। एंड ब्यूटीफुल, कोई दिखने में बहुत चीज अच्छी है पर आपको उसको देख करके ऑ वाली फीलिंग आए, ठीक है। सो दैट इज योर ब्यूटीफुल। तो ये पूरा आप पे ऐसे है। एंड देन देर इज योर यूनिट टू। यूनिट टू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ दिस एंटायर DSC। वर्जीनिया वुल्फ का मॉडर्न फिक्शन आपको बहुत हेल्प करेगा जब आप सेमेस्टर 5 में आकर के वर्जीनिया वुल्फ की ही मिसेस डेलोवे पढ़ोगे। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस पे ध्यान देना, क्योंकि बेसिकली टेल्स यू कि जब आप मॉडर्निज्म में लिखते हो कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट, तो उसमें क्या क्या फीचर्स है, ठीक है। एंड देन कम्स योर T.S. Eliot का ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। Okay. So, T.S. Eliot का tradition and the individual talent. T.S. Eliot is another important man that you will come across in your modern literature वाला जो time period है। Semester 5 में T.S. Eliot and Virginia Woolf they will hold an important position. So it is better कि आप यहीं पर तो उनको थोड़ा सा समझ करके आ जाएं, ठीक है। And then comes your unit 3 where you will be dealing with I.A. Richards and Kenneth Brooks, ठीक है। So let me tell you, Kenneth Brooks का, if I'm being honest with you, I didn't pay attention to this essay because अब क्या है, like मेरा ऐसा जो फालतू दिमाग है, ये मुझे बोला कि चॉइस में I.A. Richards कर लेना, ये छोड़ लेना, तो ये मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है। So I will not be able to tell you anything about this. But I.A. Richards, Principles of Literary Criticism, this was an essay that gave me a nightmare, ठीक है। बिकॉज I.A. रिचर्ड्स एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने काइंड ऑफ एक फाउंडेशन रखी थी एक नई टाइप की क्रिटिसिज्म के लिए, ठीक है। जिसको इफ आई एम नॉट रॉन्ग हम इसे न्यू क्रिटिसिज्म समथिंग ऐसा बोलते हैं। एंड I.A. Richards still haunts me till this date. तो उनका दिस एसेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिकॉज इट टेल्स यू कि आपको किसी भी टेक्स्ट का लिटरेरी क्रिटिसिज्म कैसे करना है, क्लोज रीडिंग करनी है। ही बेसिकली टेल्स यू कि भाई आपको कोई टेक्स्ट पढ़ना है, अगर आपको एक पोएम पढ़ते हो तो जस्ट पोएम पढ़ो ना भाई, आपको उसके ऑथर से क्या लेना देना है, एंड थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती है जो कि I.A. Richards आपके बताते हैं, ठीक है। So on that note, I have actually shared this entire syllabus with you, and I think that I haven't missed anything. But if I have, let me know in the comment sections below, and please leave a comment. जितना लाइक कर सकते हो ना इस वीडियो को करो। इस वीडियो को भेज करके अपने 3-4 फोनों से आपके फैमिली में जितने लोग हैं सबसे लाइक करवाओ प्लीज, बिकॉज आई जेन्युइनली नीड इट एट दिस पॉइंट। एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं या कुछ भी है, सो मैं एक लिंक अपने कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, एंड देयर यू कैन एक्चुअली लाइक आस्क मी डाउट, ठीक है। आई एम फम्बलिंग टुडे एंड आई फम्बल एवरी डे वेन एवर आई मेक दिस वीडियो, बिकॉज मैं अभी तक कैमरा के यूज टू नहीं हूँ। बट अदर देन दैट आई वाज सेइंग दैट अगर आपको कोई भी डाउट पूछना होगा, just go to that site that I'll pin and you can ask me your doubts. But the thing is, genuinely speaking,
आई एक्चुअली वॉन्ट टू अर्न मनी थ्रू यूट्यूब एंड आई फील कि ये मुझे बहुत टाइम बाद ऐसा ऑप्शन मिलने वाला है. आई जनरली फील दैट अभी एज ऑफ नाउ. सो टिल दैट आई वॉन्ट कि एटलीस्ट मैं डाउट से कुछ करके थोड़े पैसे कमा लूँ. ठीक है. सो अगर आपको मुझसे डाउट्स पूछने होंगे, सो देयर विल बी एन ऑप्शन टू पे. यू कैन आस्क मी डाउट्स एंड आई एम पर्सनली सेइंग दैट इफ यू आर मतलब नॉट एबल टू काइंड ऑफ पे मी इन द सेंस कि आपको मुझसे डाउट पूछना है बट यू आर अभी नॉट सफिशिएंट इनफ कि आप पे कर पाओ, सो जस्ट ईमेल मी. मैंने ईमेल अपने चैनल के लाइक नॉट वीडियो के बट चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया है एंड फ्रॉम देयर यू कैन एक्चुअली see my email ID and from there you can email me. Okay, so I think आपको ये पूरा syllabus समझ में आया होगा and other than that I will link the syllabus PDF in my description and that was it for today. Bye bye, take care.